नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का पिछले 3 महीनों से फोकस बदला हुआ है। इस बात को 2016-17 के केंद्रीय बजट से भी बूझा जा सकता है। मोदी सरकार के पहले साल में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, निवेश की बड़ी बड़ी बातें हुई थी। अब उनकी जगह ग्रामोदय पर जोर है, फसल बीमा योजना का ऐलान है, तो गरीब आम आदमी के लिए माई बाप सरकार का रोल बनाया जा रहा है। बीपीएल परिवार को गैस कनेक्शन हो या ग्रामोदय योजना, इन पर नरेंद्र मोदी ने जो फोकस बनवाया है उसका असर अलग होना है। दिक्कत यह है कि इस समय सूखे, पानी की कमी और किसानों की दिक्कत का जैसे हल्ला है, उसमें सरकार को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि करे तो क्या करे। भीषण गर्मी ने चौतरफा अलग तरह की चिंता पैदा की हुई है। पानी की कमी का बड़ा संकट बना हुआ है। ध्यान रहे, इसी बजट में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रावधान आया था। गांव, देहात और किसान पर केंद्र सरकार के फोकस ने नई घोषणाएं करवाई है, मगर बुनियादी तौर पर मसला राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार नीति बना सकती है, पैसा पहुंचा सकती है, पर खेती और पानी का मसला बुनियादी तौर पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मसला है। यूं ये चर्चा चल रही है कि पानी को केंद्रीय अधिकार सूची के दायरे में लाया जाए। यह आसान नहीं है। सो सवाल है कि गांव, देहात, आम आदमी और पानी के मुद्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता में वाहवाही वाली बात क्या है और क्या कमी है? क्या केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं सचमुच बदली है? आम आदमी से जुड़ने की सरकार में चिंता के ठोस नतीजे क्या निकल रहे हैं या निकल सकते हैं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तराखंड में मरकजी हुकूमत और बीजेपी का कोई भी दांव कारगर साबित नहीं हुआ। पहला दांव सदारती राज के निफाज का था, दूसरा हाईकोर्ट के फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज देने का था और तीसरा ताकत के मुजाहरे से एक दिन पहले ऐवान में उत्तराखंड का बजट पास कराने का था। इनमें से कोई भी दांव नहीं चल पाया। सूबे में हरीश रावत ने अपनी हुकूमत की अक्सरियत साबित कर दी। बीएसपी, आजाद रुकने असेंबली और उत्तराखंड क्रांति दल ने उनकी हिमायत की। मरकजी हुकूमत का आखिरी दांव पीर को बजट पास कराने का था। हैरानी की बात थी कि जब मंगल को ताकत का मुजाहरा होना था तो पीर को बजट क्यों पास कराया गया? माहिरीन ज़राए का कहना है कि सूबे में हाशिए पर बैठे अराकीन असेंबली को एक पैगाम देने के लिए ऐसा किया गया। बीजेपी ये दिखाना चाहती थी कि कांग्रेस को सूबे में अक्सरियत नहीं है। ताकत के मुजाहरे के बाद भी सदारती राज का निफाज जारी रहना है, इसलिए बजट पास कराया गया। इसके बावजूद कोई भी रुकने असेंबली टूट कर बीजेपी की तरफ नहीं गया। इससे पहले भी मरकज ने 28 मार्च को होने वाले ताकत के मुजाहरे से एक दिन पहले सदारती राज का निफाज किया था। इसी तरह जब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सदारती राज हटाकर ताकत के मुजाहरे की नई तारीख तय की, तब भी हुकूमत ने अदालत उज़्मा में जाकर उसे रुकवाया। फौरन ताकत के मुजाहरे को रुकवाने या रावत को अक्सरियत हासिल करने से रोकने का कोई दांव नहीं चला। कहा जा रहा है कि वजीर आला के ओहदे के दावेदारों के आपसी टकराव से भी बीजेपी का खेल बिगड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बार पूरी तरह से अखिलेश यादव की कमान में इंतखाब लड़ेगी। पार्टी के माहिरीन ज़राए का कहना है कि मुलायम सिंह यादव इस बार पीछे रहेंगे और उम्मीदवार तय करने से लेकर हिकमत अमली बनाने और तशहीर करने तक सब कुछ अखिलेश के हाथ में होगा। बताया जा रहा है कि एक हिकमत अमली के तहत मुलायम सिंह ने खुद को पीछे किया है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके साथ साथ पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा इंतखाबी मामलों में मनमानी करें। ज़राए के मुताबिक उन्होंने खुद को जानबूझकर पीछे किया है और मीडिया में ये पैगाम ने दिया है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे अखिलेश की कमान मजबूत हुई है। बताया जा रहा है कि अखिलेश और उनकी कोर टीम में मुलायम सिंह के साथ रहे सीनियर रहनुमाओं में से कोई नहीं है। अगर ये हिकमत अमली कारगर हुई तो इस बार आजम खान से लेकर राम गोपाल यादव, अंबिका चौधरी जैसे कई पुराने रहनुमा इंतखाबात में ज्यादा बड़ा किरदार अदा नहीं कर पाएंगे। खानदान के लोगों में शिवपाल यादव जरूर अखिलेश के साथ होंगे। इन दोनों की अच्छी जोड़ी बनती है। ये दोनों कितने कारगर होते हैं इसका अंदाजा ऐवान बाला के उम्मीदवारों के नाम से लग जाएगा। अगर अमर सिंह और जया प्रदा में से किसी एक का नाम भी फहरिस्त में आ जाता है और एक बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को ऐवान बाला भेजा जाता है तो इसका मतलब साफ होगा कि ये दोनों रहनुमा पूरी तरह से कमान में हैं। सपा के जराए इस बात के इम्कानात जाहिर कर रहे हैं।
असम में असेंबली इंतखाबात से पहले जो नहीं हो सका उसे इंतखाबात के बाद अंजाम देने की तैयारियां चल रही है। कांग्रेस और बायां महाज से लेकर नीतीश कुमार तक ने इंतखाबात से पहले कोशिश की थी कि बीजेपी के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद बने जिसमें कांग्रेस, असम गण परिषद और अजमल की पार्टी हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। वोटिंग खत्म होने के बाद फिर से इस तरह का इत्तेहाद बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। माहिरीन जराये का कहना है कि कांग्रेस के रहनुमा बीजेपी की दोनों हिमायती पार्टियों पर डोरे डाल रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों 2 दिन के पार्टी के इजलास में बोडोलैंड पीपल फ्रंट ने इस बात के इशारे दिए कि वो बीजेपी से अलग किसी दूसरे इत्तेहाद में भी जा सकती है। इससे कांग्रेस रहनुमाओं की सरगर्मी बढ़ी है। बोडोलैंड पीपल फ्रंट ने 2011 का इंतखाब कांग्रेस के साथ लड़ा था और उसके साथ हुकूमत साजी की थी, इसलिए कांग्रेस को उसके साथ बात करने में परेशानी नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के रहनुमा असम गण परिषद के सरबराह प्रफुल्ल कुमार महंत के राब्ते में भी हैं। दूसरी जानिब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रहनुमा बदरुद्दीन अजमल भी बीपीएफ और असम गण परिषद के राब्ते में हैं। कांग्रेस और अजमल की पार्टी के दरमियान भी बातचीत चल रही है, यानी बीजेपी को तनहा करने के लिए कांग्रेस, अजमल, बीपीएफ और असम गण परिषद को एक साथ लाने के मंसूबे पर काम हो रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हिमंता बिस्वा शर्मा जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस और अजमल के रहनुमाओं के राब्ते में हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक आज उत्तराखंड असेंबली में अक्सरियत का पता लगाने के लिए ताकत का मुजाहरा हो चुका। बाज़ाब्ता तौर से इसके नताइज का ऐलान कल अदालत में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। कांग्रेस ने भी अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। ताकत के मुजाहरे के बाद बीजेपी के रुकने असेंबली गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने पैसों की ताकत का इस्तेमाल करके ताकत के मुजाहरे में बाजी मार ली। ताकत के मुजाहरे से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की रहनुमा मायावती ने अपने दोनों रुकने असेंबली की हिमायत कांग्रेस को दे दी। 3 आजाद रुकने असेंबली पहले की तरह हुकूमत की हिमायत करते रहे और उत्तराखंड क्रांति दल के वाहिद रुकने असेंबली ने भी कांग्रेस की हिमायत की। इससे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि हरीश रावत अक्सरियत साबित कर देंगे। बाद में रावत ने जीत पर बयान देते हुए सभी अराकीन असेंबली, अदालत उज़्मा और उत्तराखंड के लोगों का शुक्रिया अदा किया और दावा किया कि कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली है। ताकत के मुजाहरे की खास बात यह रही कि कांग्रेस की रेखा आर्य पाला बदल कर बीजेपी के साथ चली गयी, तो बीजेपी के भीमलाल आर्य ने हरीश रावत का साथ दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की हिमायत में 33 और बीजेपी की हिमायत में 28 वोट डाले गए। उत्तराखंड में ताकत के मुजाहरे का बाज़ाब्ता तौर पर नतीजा आने से पहले ही दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। हरीश रावत की अक्सरियत साबित करने की खबरें आने के बाद केजरीवाल ने वजीर आजम पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि उत्तराखंड में ताकत का मुजाहरे का नतीजा मोदी हुकूमत के लिए बड़ा धक्का है और उम्मीद है कि अब वो हुकूमतें गिराना बंद करेंगे। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का आज जुनूब के 3 इंतखाबात वाले सूबों का दौरा रद्द हो चुका है। उनके ऑफिस ने ट्वीट करके बताया कि सेहत खराब होने की वजह से वो पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर नहीं जा सकेंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले पीर को एक गुमनाम खत मंजर-ए-आम पर आया था जिसमें राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस खत में दावा किया गया था कि उनकी आज की पुडुचेरी की रैली में हमला होगा। इस खत को लेकर कांग्रेस रहनुमाओं ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। वजारत दाखिला ने एसपीजी और आईबी को राहुल की सिक्योरिटी मजीद पुख्ता करने के अहकाम जारी किए थे। बहरहाल राहुल ने अपने ट्वीट में तीनों सूबों के लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि उनको इतवार से बुखार है और डॉक्टर ने उनको 2-3 दिन तक आराम करने को कहा है, इसलिए वो 10 और 11 मई की रैलियों के लिए नहीं आ पाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपनी पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट से मिले। उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट से कहा कि वो अपने इंतखाबी हलके में जाएं और हुकूमत की 2 साल की कामयाबियों के बारे में बताएं। उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट से कहा कि वो अपने हलके में कम से कम 7 रातें गुजारें और लोगों से मिलें। अराकीन पार्लियामेंट के साथ मोदी के इजलास के बाद ममलिकती वजीर पार्लियामानी उमूर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 26 मई से 26 जून के दरमियान 1 महीने तक मरकजी हुकूमत के वज़रा मुल्क भर में 200 जगहों का दौरा करके अपने अपने महकमों की कामयाबियां बताएंगे। साथ ही वो लोगों को ये भी बताएंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की वजह से हुकूमत क्या क्या काम नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने अराकीन पार्लियामेंट से कहा कि 26 जून को इमरजेंसी की बरसी है, उसके बारे में भी अवाम को बताया जाए।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे में आज एवानेबाला में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान गर्मागर्म बहस हुई। मरकजी वजीर खजाना और एवान के रहनुमा अरुण जेटली ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बदउनवानी के मसले पर वजीर आजम की आवाज नहीं दबाई जा सकती। उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ कांग्रेस के शांताराम नाइक की तरफ से दिए गए नोटिस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक सियासतदान एवान से बाहर दूसरे रहनुमा के खिलाफ बयान देता है, उसे इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का मामला कैसे बनाया जा सकता है। इस पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि वजीर आजम एवान में बोलें या एवान से बाहर बोलें, मुल्क में बोलें या मुल्क से बाहर बोलें, लेकिन वो वजीर आजम होते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और वजीर दिफा ने एक दूसरे से उलट बयान दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत की सार्वजनिक बहस में इन दिनों आर्थिकी की चर्चा में सर्वाधिक फोकस किसान पर होता है। किसान और गांव का मामला दिनों दिन उलझता जा रहा है। मौसम की मार एक कारण है तो खेती का नुकसानदायी बनते जाना दूसरा कारण है। उस नाते सरकार ने ग्रामोदय के नारे से जो फोकस बनाया है उसके कई मतलब है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। इस साल कैंप बजट में देहात के बारे में गौर करने का जो अमल शुरू हुआ वो जारी है। अरुण जेटली के बजट में देहात, काश्तकार और गरीब पर फोकस था। ग्राम पंचायतों के लिए गांवों में सड़क बनाने के हजारों करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया। बजट में वजीर आजम ने सिंचाई मंसूबे के लिए भी भारी भरकम रकम तकसीम की। उसके बाद गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम ने जमशेदपुर में ग्राम उदय से भारत उदय प्रोग्राम की शुरुआत की। उन्होंने मुल्क भर की पंचायतों के नुमाइंदों से बात की और उन्हें अपनी हुकूमत के मंसूबों और कामकाज के बारे में बताया। जाहिर है इसके पीछे सियासी जरूरत भी काम कर रही है। पहले साल जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर सूट बूट की सरकार चलाने का इल्जाम आयद हुआ, उसे देखते हुए हुकूमत के लिए जरूरी भी था कि वो अपना फोकस बदले, इसलिए हुकूमत का फोकस बदला है। वजीर आजम ने 2022 तक काश्तकारों की आमदनी दुगनी करने का ऐलान किया है। काश्तकारों के लिए मार्केटिंग पोर्टल की भी शुरुआत की है। लेकिन सवाल है कि हुकूमत काश्तकारों की हालत कैसे ठीक कर पाएगी। ये सिंचाई मंसूबा और मार्केटिंग का इंतजाम करने से हालात बदलेंगे। माहिरीन के दरमियान इसे लेकर दो राय है। कई माहिरीन मान रहे हैं कि पंजाब में 90% से ज्यादा इलाके में किसी न किसी तरह से सिंचाई का इंतजाम है, या तो नहरें हैं या ट्यूबवेल हैं। इसके बावजूद वहाँ के काश्तकार खुदकुशी कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि मामला इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है। काश्तकारी पर खर्चा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और ये नुकसान वाला काम बनता जा रहा है। पानी की परेशानी उसका एक पहलू है तो वक्त पर खाद और बीज न मिलना दूसरा पहलू है। काश्तकारों को बैंकों से आसानी से कर्ज नहीं मिलना भी एक बड़ी परेशानी है। गल्ला और बाजार का अलग पहलू है। इसलिए जब तक मुकम्मल तौर पर इस पूरे मामले को नहीं लिया जाएगा तब तक काश्तकारों के हालात नहीं सुधरेंगे। देहातों पर हुकूमत के इस फोकस के दरमियान पानी की परेशानी खड़ी हो चुकी है। पीने के पानी की कमी से मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा है। महाराष्ट्र में लातूर और विदर्भ के देहात हों या बुंदेलखंड के गांव, हर जगह एक जैसी परेशानी है। हुकूमत मुल्क भर में पानी की ट्रेन भेज रही है। इस बहरान का एक संजीदा पहलू ये है कि हर जगह जमीन के नीचे पानी का लेवल मुसलसल गिरता जा रहा है। जमीन के नीचे पानी की सतह में अगर सुधार नहीं होता है तो सिंचाई के मुतबादिल कारगर नहीं होंगे और पीने के पानी की परेशानी मुसलसल संजीदा होती जाएगी। बहरहाल ये अच्छी बात है कि हुकूमत गांव, काश्तकार और गरीबों की फिक्र कर रही है। बीपीएल फैमिली को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है। वजीर आजम ने नई फसल बीमा योजना शुरू की जिससे काश्तकारों को आफात की वजह से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। हुकूमत के लिए एक राहत की बात यह है कि इस साल महकमे मौसमियात ने मामूल से बेहतर बारिश होने का अंदाजा लगाया है और ये भी कहा है कि मुल्क भर में यकसा तौर पर बारिश होगी, यानी कहीं ज्यादा या कम बारिश नहीं होगी। अगर बारिश अच्छी रहती है तो हुकूमत देहातों और काश्तकारों के लिए शुरू किए गए मंसूबों पर बेहतर ढंग से अमल कर पाएगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गांव, खेती, पानी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मौसम को लेकर चौतरफा चिंता बनी हुई है। यो मौसम विभाग ने अच्छे मानसून की भविष्यवाणी की है। बावजूद इसके मौसम को लेकर दुनिया में अनिश्चितता और बदलती जलवायु ने तमाम तरह की चिंताएं बनाई है। पानी को लेकर हर कोई गंभीर बना है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकताएं क्या कहती है, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हाल में कुछ क्या बदला है, खास तौर पर गांव, खेती, पानी, आम आदमी की चिंता, इन मामलों में? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने पिछले बजट में भी बहुत फोकस किया कि एग्रीकल्चर, किसानों पे उसका लगता था कि बजट बहुत उस पर ध्यान दे रहा है। और दूसरा, जैसा हम देख रहे हैं कि ग्राम की बात होती है या ग्रामीण इलाकों की, या प्रधानमंत्री पानी की बात भी करते हैं, ये बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन क्या इससे कुछ ग्राउंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है कि उसमें दो चीज़ें सोचने वाली हैं, देखने वाली हैं। एक तो जो मेन लाइन जो इनकी थिंकिंग है इकोनॉमिस्ट की, जो सरकारें फॉलो करती आई हैं, जो इस सरकार के भी अंदर बहुत अच्छी तरह जमा हुआ है सोच, जो है कि किसानों को या गांव से लोगों को पहले शहर की तरफ प्लान करवाना है। ये हम ना भूलें। जब ये आपकी सोच है ही है, या पूरी सोच इकोनॉमिक ग्रोथ की जो है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो है, वो ये है कि गांव को, लोगों को निकाल कर शहरों में लाना है, तो जब वो लाना है तो फिर किस ग्राम की हम विकास की नहीं, नरेंद्र मोदी ने पहले भी फोकस ये किया है कि आदर्श गांव विकास हो। हर विधायक को, हर सांसद को एक गांव अपना लेकर उसके विकास की बात की, या अभी भी ये कहा है कि ग्रामोदय होगा तो देश का उदय होगा। पहले मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, वो फोकस था। अब कुछ चेंज नहीं, मतलब कुछ अप्रोच में भी फर्क नजर नहीं आया आपको? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये अप्रोच में जो चेंज हम देख रहे हैं, जो ऊपर से नजर आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को ना नहीं करता, लेकिन पहले हमें एक चीज जो मेरा मानना है वो ये है कि जो वर्ल्ड बैंक की नीति हमारे ऊपर थोपी गई थी, जो ये कहती है कि 40 करोड़ लोगों को 2015 तक आपको गांव से शहरों की तरफ निकालना है, तभी CII कह रही है कि 2020 तक हम 30 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। 30 करोड़ जॉब्स तो आजादी के बाद नहीं क्रिएट हुए, तो ये अभी कहां से 4 साल के अंदर क्रिएट करेंगे? वो इसलिए क्रिएट करेंगे, लोगों को गांव से निकाल के जो दिहाड़ी मजदूर है उसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारी एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर इसमें जब तक चेंज नहीं आएगा, तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री की इच्छा बहुत अच्छी है, बहुत सोच अच्छी है, वो तब तक वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा जब तक कि हम इस इच्छा को या इस सोच को नहीं बदलते। नहीं, लेकिन इच्छा को, सोच को तो योजनाओं से ही किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर दे रहे हैं, या अगर ये कि किसान के लिए फसल बीमा वाली गारंटी करवा रहे हैं, या इस तरह की फसल की अच्छी फसल पैदा करने और उसके उपज के दाम देने की, ये तमाम बातें जो छोटी छोटी हो रही है, लेकिन उससे फोकस तो बदलता है। उसमें देखिए, जो फोकस आप बदलता, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें शायद अभी समय लगेगा। कारण ये है कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सब ये जो जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, जो अच्छी आ रही हैं, लेकिन मूलतः प्रॉब्लम ये जो फोकस आ रहा है सरकार का, मेरा मानना है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये नजर आ गया है 2 साल के बाद, ग्लोबल सिचुएशन प्लस इकोनॉमिक सिचुएशन। आज हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ है, आज नौकरियां नहीं है शहर में, और जब शहर में नौकरियां नहीं है, चाहे ये 8% इकोनॉमिक ग्रोथ कर ले, नौकरियां नहीं है आज। किसके लिए ग्रोथ है, ये सवाल आप समझ आ रहा है। ये भले मजबूरी में हो, लेकिन हो तो रहा है, चेंज तो हो रहा है। मैं बिल्कुल आपसे वही कह रहा हूं कि शुरुआत तो की है, बिल्कुल सोच अच्छी है, लेकिन इसको अगर वाकई हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट दिखाई देगा, तो उनको और भी ठोस कदम लेने पड़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि शायद अब, क्योंकि मजबूरी कह लीजिए, जमीनी तौर पर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिसकी कमी अभी इसमें इस सरकार में भी नजर आ रही है? देखिए, जमीनी जो स्तर पे होने की जरूरत है कि आज सारे देश में हम ये मान के चले हैं, जैसे सूखा पड़ा है, एक पानी की कमी है, पानी कमी है, डिस्कनेक्ट बिल्कुल साफ। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके सारी सरकार अगर होश में आती है। इसका मतलब साफ है कि उसकी अनदेखी हो रही थी, आज अनदेखी हो रही थी। और 70 अगर करोड़ लोग वहां रहते हैं, सरकार जो पार्लियामेंट में जो मर्जी कहे या सुप्रीम कोर्ट में जो मर्जी कहे, 70 करोड़ लोगों को अगर आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी सोच वहां पर थी ही नहीं। अभी के तात्कालिक तौर पर देखा जाए तो पानी का जैसा संकट है, या गांव देहात में रोजगार और इसके जो संकट है, क्या लगता है आपको कि अगले 6 महीने, खास तौर पर मानसून की जो भविष्यवाणी हुई है और सरकार का जो फोकस बदलता हो, उसमें कुछ राहत या कुछ उसका एक ब्लूप्रिंट तात्कालिक तौर पर कुछ बनता हुआ लगता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और जो ये आप कह रहे हैं कि मानसून की अच्छी जो खबर है, वो बहुत से लोग इसको मान के चल रहे हैं कि वो इसलिए है कि ताकि फील गुड फैक्टर रहे। अच्छी बात है, फील गुड फैक्टर रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम सचेत हैं, क्या हम तैयार हैं अगर ये सूखा और चलता है? सेकेंडली, जो लोग उसमें जो उसको सह रहे हैं उस सूखे को, उसके लिए हमने आज तक क्या किया? अभी 2 साल के अंदर मुझे कुछ नजर नहीं आया। सरकार ने खुद कह दिया सुप्रीम कोर्ट में, जितना हमने करना था कर लिया। अगर ये अप्रोच है तो मुझे लगता है कि हम जो आशा कर रहे हैं वो शायद उसमें बहुत साल लगेंगे। देवेंद्र जी, आपके अपने अनुभव में मौसम का जो चक्र बदलता हुआ लगता है, या जो जलवायु परिवर्तन का जो फर्क हल्का फुल्का, उसको लेकर कृषि मंत्रालय या भारत सरकार में एक साइकिल को लेकर या इसको लेकर कुछ समझ, कुछ चिंता बनी या नहीं बनी? ये तो शुक्र है IPL का
हाँ। कि आईपीएल ने कम से कम हाँ, एक ये सरकार का माहौल बनाया कि भाई- माहौल बनाया जिसके हाँ। करके सरकार जवाब दे रही है आज। हाँ। वरना तो वो कह रहे थे कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है, हमने सारी कॉन्टीजेंसी प्लान लगाए हुए सब कुछ ठीक है। हाँ। उनका तो ये कहना था। तो अभी तक भी हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत जो है एक्चुअली वो जो लोग जिसकी हम बात कर रहे हैं जो सूखे में पीड़ित हैं वो कहीं उसमें नजर नहीं आते। हमें ये मान के चल रहे हैं, हमारी सोच में है कि सूखा पड़ रहा है लेकिन शायद इथोपिया में है, शायद अफ्रीका में है, भारत में नहीं है। ये हम मान के चल रहे हैं। आपको हैरानगी होगी व्यास साहब कि मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में 30 जिलों में से 28 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। बेंगलोर में आपको भनक भी नहीं मिलती कि शायद हमारे प्रदेश में सूखा कुछ पड़ा हुआ है। वहाँ गाँव देहात में ऐसी स्थिति ऐसी है। सिचुएशन है। हाँ। मौसम की मार जो है वो ये सूखे की ये बहुत ज्यादा हो रही है, और इस मार को लेकर बाकी देशों में कैसा रिएक्शन है, कैसी तैयारी, और हमारे यहाँ कैसा है, इसका कुछ आपने तुलनात्मक देखा है इस मामले को? आपको ये हैरानगी होगी जान के कि पिछले कुछ सालों में 2015, 14, 13 पिछले जो साल है टेक्सास और कैलिफोर्निया में भयंकर सूखा पड़ा है। हाँ। माना जाता है कि 1930 के बाद जो सूखा था इतना भयंकर कभी नहीं हुआ है। हाँ। और वहां पर का जो एग्रीकल्चर क्राइसिस हुआ है जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया है, और जैसे भारत में सूखा पड़ा है, और ये भी बड़ा भयंकर सूखा था क्योंकि आप ये ना भूलिए कि 2 साल तो लगातार हुआ है, लेकिन कई एरियाज में तो 3-3, 4-4 साल से, झारखंड में 5 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है उन इलाकों में जहां पर 133 नदियां सूख गई हैं। तो वहां पर क्या हुआ, कहीं सोच है? कुछ नहीं है हमारे लेकिन देश में। वहां आपके अनुसार अमेरिका में हुआ और उन्होंने अमेरिका उस नहीं क्राइसिस का हुआ। मैनेजमेंट किया कायदे से। बिल्कुल किया। हमें सबक लेना चाहिए कि उन्होंने पहले एक्सेप्ट भी किया कि हमारे यहाँ सूखा हो रहा है, उसके लिए क्या क्या कदम लेने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लिए हैं उन्होंने कदम। हमारे देश में इस तरह की कोई तैयारी, इस तरह की सोच कहीं नीति निर्धारक लेवल पे होती ही नहीं है। 2 जगह नहीं होती है, एक तो मीडिया में नहीं होती है और एक सरकार में नहीं होती है। तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिलाया, आईपीएल ने शायद मीडिया को हिला दिया। जी देवेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।